नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में आपका पुनः अभिनंदन। दर्शकों, हमें आपको ये बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारी आज की अतिथि नारीवादी चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यिक आलोचक और भारतीय शास्त्रीय संगीत में के शास्त्रों की गहरी समझ रखने वाली हैं। आप नहीं बोलती, आपके लेख आलेख बोलते हैं और तमाम चर्चित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। मानवीय संबंधों की जटिल समस्याओं को उजागर करते आपके लेख आपके व्यक्तित्व को सशक्त बनाते हैं। आप साहित्य और संगीत के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान रहा है। तो चलिए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपनी आज की अतिथि श्रीमती शालिनी माथुर जी को। शालिनी जी, आपका स्वागत है हमारे मंच कोना मनका में। हमारा पहला सवाल आपसे है कि आप नारीवादी चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी। क्या कारण रहा होगा कि आप नारी चिंतक बनी और आपने ये राह चुनी? पढ़ाई में मैं बहुत अव्वल रहने वाले बच्चों में से थी, जो ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान देते हैं और पढ़ाई में ज़्यादा से नंबर लाने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय संगीत भी सीखती थी और अंतर्मुखी स्वभाव की थी, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं मुझे ये बात हमेशा महसूस होती रहती थी कि समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है, उनके समकक्ष नहीं है। स्त्री और पुरुष समान होते हैं और एक ही जैसे होते हैं, ऐसा तो हम नहीं कहना चाहते थे, ना हम समझते थे, लेकिन समकक्ष तो होना ही चाहिए। तो मैं देखती थी आसपास 5 बहनें 1 भाई, 4 बहनें 1 भाई, 7 बहनें 1 भाई, और ये जबकि हमारे अपने घर में मेरी मम्मी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी, वो बीए पास थी और उन्होंने संगीत विशारद किया था संगीत। तो वो और मेरे पापा भी, वो लोग, हमारे घर में इस प्रकार का भेदभाव कभी नहीं हुआ, लेकिन समाज में ये है, ये बात मुझे हमेशा से खटकती रही कि ये बात गलत है। जब शादी के बाद मैं सिंदरी गई, जो कि बिहार में है, वहाँ पे मैंने कुछ सोशल वर्क करना शुरू किया, जो वहाँ के लेडीज क्लब के साथ में मेरे हस्बैंड वाइन जी ने थे। तो वहाँ हम गरीबों के साथ काम करना, आदिवासियों के साथ काम करना, उनके साथ मेडिकल कैंप्स पे काम करना, वो मैं करती रही। लेकिन उसके बाद 1986 में मेरे पति का देहांत हो गया और मैं वापस अपने मायके लखनऊ आ गई, और यहाँ पे मैंने फिर से ये काम करना शुरू किया। तब हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड उर्वशी साहनी ने सुरक्षा संस्था शुरू ही की थी 1 साल पहले, और उसके थ्रू हम लोग, तो वो उस वक्त मुझे ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा रास्ता है जहाँ पे हम ये देखें कि महिलाओं और पुरुषों में ये समकक्षता लाना कितना सख्त ज़रूरी है। और तब उसी समय हमने बहुत सारी नारीवादी किताबें, फेमिनिस्ट राइटर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ी, देखी। ज़्यादातर फेमिनिस्ट राइटर्स अमेरिकन हैं, लेकिन ये जो समस्या है कि पुरुष और नारी को समकक्ष नहीं माना जाता, ये पूरे विश्व की समस्या है। जो वेस्ट की कंट्रीज हैं और जो अमेरिका है, उन्होंने इस बात को हमसे थोड़ा पहले समझ लिया और हमसे थोड़ा पहले काम करने लगे। और जो जैसे चीन है, भारत है, जहाँ जितनी रूढ़िवादी और परंपरावादी सिविलाइजेशंस होती हैं, वहाँ बदलाव लाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि 1980s के टाइम पे, जब मेरे ख्याल में राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण को एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से भी हुआ। तो ऐसे टाइम में हम लोगों ने ये जो संगठन अपना बनाया था, सुरक्षा दहेज मांग विरोधी संस्था और परिवार परामर्श केंद्र, इसका काम हम लोग बहुत जोर शोर से करने लगे। जहाँ तक ये कि नारीवाद के बारे में थोड़ा और स्पष्टता से कहें,
नारीवाद को लोग बहुत मजाक की तरह से और बहुत ही कि औरतें बहुत दूसरे को पछाड़ना चाह रही हैं और बहुत फैशनेबल हो, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। नारीवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, स्त्री एवं पुरुष समकक्ष हैं। तो जो चीज पुरुष को मिलनी चाहिए वो स्त्री को भी मिलनी चाहिए। अगर अच्छा खाना है, घर से बाहर निकल के चाट पकौड़ी खाना हो या शामी कबाब मुर्गा खाना हो, ये चीजें सिर्फ पुरुष ही क्यों करेगा, घर की लड़कियां क्यों नहीं करेंगी? सिर्फ पिकनिक पे जाना हो, एक्सकर्शन पे जाना हो, सिर्फ पुरुष ही क्यों जाएंगे? खेल है, मैदानों में खेलते हुए कितनी लड़कियों को हम देखते हैं। आज की तारीख में भी हम लोग किसी भी मैदान में, पार्क पे देखते हैं लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ हम देखते हैं लड़कियों को? तो हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी जगहों में, तो जैसे ही लड़कियां किशोर होने लगती हैं वैसे ही हम लोग उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने लगते हैं और इस चीज को क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ही हम इन सब चीजों पर सवाल उठाने लगते हैं वैसे ही नारीवादी चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए ये परामर्श केंद्र खोला व्यक्तिगत समस्याओं के लिए, और दूसरी ओर तरह तरह की जगह जगह जाके मोहल्ला मीटिंग्स करना, वर्कशॉप्स करना, लेक्चर्स देना। और लेक्चर से ज्यादा वर्कशॉप का मतलब ये कि जहां हम अपनी बात कहें और पूरे जो भागीदारी से सब लोग उसमें अपना पार्टिसिपेट करें और अपनी अपनी बात करें। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं 85 से। मुझे बहुत खुशी है कि हम अभी तक वो काम कर पा रहे हैं। मैंने देखा बहुत लोगों ने उत्साह से काम शुरू किया था और धीरे धीरे छोड़ दिया। हाँ। तो इसी को तो कहेंगे कि नारीवादी चेतना को जागृत करना, ये एक अपने आप में बहुत अहम मुद्दा था जो आपने उठाया, और ये समस्या आज भी बनी हुई है। हाँ, अब इसमें इसका एक दूसरा पक्ष भी ये है कि एक और तो ये हुआ प्रैक्टिकल, जहां हम समाज से जुड़ के काम करते हैं। जब करीब काफी दिन हो गए काम करते करते, बहुत साल हो गए, तब हमें ये महसूस हुआ कि हम लोग जो फेमिनिस्ट रीडिंग करते हैं वो हमारे पास रीडिंग सारी वेस्ट की ही आई हुई है। अच्छा, है ना? वेस्ट की ही आई हुई है, जहां पे उनके उदाहरण उनके हैं, हमसे मिलते जुलते तो हैं लेकिन उदाहरण उनके। तो हमारे यहाँ बहुत कम काम लिखित में हुआ था। हाँ। और हिंदी में तो बहुत ही कम। और हमारी संस्कृति अलग, उनकी संस्कृति अलग, जबकि समस्याएं सेम है। समस्या सेम है। तो उस वक्त मैंने एक लेख लिखा, एक नारीवादी आंदोलन पर एक नारीवादी का अंतर्दर्शन, जो कथा देश में 2008 में मार्च के 8 मार्च में प्रकाशित हुआ। अच्छा, वो लेख काफी चर्चा में रहा था। हाँ जी। तो वो इतनी चर्चा में रहा कि उसके बाद 2 या 3 साल तक लगातार उस पे सवाल जवाब होते रहे। उस पे मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग और सुधा अरोरा और अनीता भारती, मतलब बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े लेखक लेखिकाओं ने अपनी बात दूसरों पे प्रहार करना नहीं है, उसका मतलब है नारी के अधिकारों के बारे में बात कर रहा हूं, और ये सिर्फ ये कहना कि हम भी वही हैं जो तुम हो, है ना? तो इसलिए उस चिंतन को बीच में रखना बहुत जरूरी लगा। तो मुझे लगा कि एक और जो साहित्य है वो अपनी धारा में चल रहा है, उसमें वही दुखियारी औरत की कहानी कही जा रही है, या तो पतिव्रता की कहानी कही जा रही है, या फिर ऐसी औरत की कहानी, बीच में ऐसी भी औरतें की कहानी छपी जो अपने पांव पे खड़ी हो गई और आगे उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनको एक तरीके की बिगड़ी हुई औरतों के रूप में डिपिक्ट। तो तो हमने अपना जो काम का रेंज रखा, तो एक और तो हम गांव की औरतों को ट्रैक्टर चलाना सिखाया, उनको स्कूल जाना सिखाया, उनको पढ़ना लिखना सिखाया, उनको पर्दे में से बाहर निकलना सिखाया, उनको मीटिंग में आना सिखाया। दूसरी ओर हम लोग जो उच्च जगह हैं जहां पे ये एक झूठा पर्दा बना हुआ है कि यहाँ सब एम्पावर्ड हैं, उन जगहों में भी हमने अपनी जगह बनाई, हस्तक्षेप किया। हाँ, और वो हस्तक्षेप कैसे हुआ कि जब ये कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए एक कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस।
अच्छा। है ना। तो वो बना 2000 अब इसके 13 में इसके रूल्स वगैरह बन के आए थे। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये बना कानून। तो जब ये कानून बना तो उसमें क्या हुआ कि हमने अपनी तरफ से सब जगह जाके लेक्चर देना शुरू किया, और उसमें ये कंपल्सरीली उस एक्ट में कहा गया था, इसको विशाखा गाइडलाइंस के रूप में बताया गया था। विशाखा गाइडलाइन का क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। विशाखा नाम की एक संस्था ने उस भंवरी देवी का केस लड़ा था, जो भंवरी देवी के प्रति बलात्कार हुआ था, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो उसके बाद उसमें ये कहा गया था कि सब कार्यस्थलों पे एक कमेटी होनी चाहिए जो कार्यस्थल पर यौन शोषण रोके। उसका पर्पस सिर्फ यौन शोषण रोकना नहीं था, उसके लास्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि इसमें वर्क पार्टिसिपेशन भी औरतों का बढ़े। तो हमने ये देखा कि बहुत सारी जगहें, जैसे ऑफिस खुले, बैंक्स खुले, नए कार्यस्थल खुले, तो भाई कहेगा कि नहीं नहीं दीदी वहां जॉब नहीं करने देंगे, हम अपनी वाइफ को वहां नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि वहां के वातावरण अच्छा नहीं है, वहां लड़के ही लड़के, मेरी बीवी वहां जाके शोषित हो सकती है। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, आपने तो फिल्मों पर भी आलेख लिखे हैं जागरूकता के, नारीवादी चिंतन पर। फिल्मों में देख लीजिए कि जो खुद एक्टर हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को नहीं आने देना चाहते फिल्मों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो लोग देखने में मॉडर्न लगते हैं और जो बहुत मॉडर्न बात कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात पे अलग से नहीं सोचा होता है, मुझे लगता है कि अगर उनकी भी जेंडर सेंसिटाइजेशन हो तो उनका एटीट्यूड बदल जाए। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जब भी हम ऐसी जगहों पे कार्यशालाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, कार्यशाला का मतलब हमने एक बात करी और सबसे डिस्कशन किया, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, और जब वो हमारे लेक्चर के बाद अपना वोट ऑफ थैंक्स करने खड़े होते हैं तो कहते हैं मैडम आप इन 1 घंटे में हमारा एटीट्यूड बदल गया, हमने जीवन के प्रति सोचना है ना। तो वो क्या हुआ कि आदमी अपनी बीवी को बाहर क्यों नहीं भेज रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो जगह सेफ नहीं है। तो उस जगह को अनसेफ किसने बनाया है? उसने खुद ने बनाया है। तो अगर बैंक में 20 आदमी काम करते हैं और 5 औरतें काम करती हैं या 2 औरतें काम करती हैं, तो 20 आदमी अगर अपना व्यवहार सेंसिटिव रखेंगे तो 2 औरतों को क्या खतरा है? बिल्कुल सही। उन 2 औरतों को कोई खतरा नहीं है। तो अगर हम खुले में ये वाली बात करें, अच्छा होता क्या है कि जिसको एक बहुत पुराना कहावत बोली जाती है हम लोग अपने विमेन्स ग्रुप में, कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। तो जो ये औरतों का मुद्दा है, सवाल तो ये है कि ये औरतों का ही नहीं, आदमियों का मुद्दा भी है, क्योंकि भाई को भी तकलीफ होती है अगर बहन का शोषण हो रहा है, बाप को भी तकलीफ होती है बेटी का शोषण हो रहा है, अगर लड़कियां अनसेफ है तो पूरे घर को ही तकलीफ होती है। लेकिन मेन चीज क्या है कि औरतों को सिर्फ तकलीफ से बचना नहीं है। हम नारीवादी जब अपने आप को कहते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने को सुरक्षित रखें और मेरा शोषण ना हो जाए, सिर्फ इतना ही मेरी चीज नहीं है। वो आसमान जिसको आदमी छूने के लिए उड़ रहा है, हमें भी उसी आसमान को छूना है। माउंट एवरेस्ट की जिस चोटी पे आदमी गया था, उसी पे हमें भी जाना है। तो हम समकक्षता की बात जब हम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए ये कि हम तो 20 रोटी खाएंगे, तुम्हारे लिए 2 रोटी काफी है, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो जो शिक्षा, देखिए पहले आप देखते होंगे डॉक्टर आदमी आदमी होते थे और नर्स होती थी औरत, आया होती थी औरत। अब आप देखेंगे कि जो जिनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चल रही होती है वो लेडी डॉक्टर्स हैं, वो आदमियों से 100 गुना ज्यादा कमा रही होती हैं, हर चीज में कठिन से कठिन सर्जरी करती है, कठिन से कठिन चीज करती है, और उनकी हर वक्त इमरजेंसी रहती है। अब ये जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको रात में 2 बजे कॉल आ जाता है तो वो 2 बजे भी जाती हैं। तो उस वक्त ये थोड़ी होता है कि तुम औरत हो तुम नहीं जाओगी। आप एक नारीवादी चिंतक हैं, तो आप जागरूकता अभियान चलाती हैं और अपने आलेखों से लोगों को प्रेरित करती हैं। तो ये आपको कब ख्याल आया कि हमें कार्यशालाओं के साथ साथ, जगह जगह जाकर बात उठाने के साथ साथ, अभियान चलाने के साथ साथ हमें लिखना चाहिए, और लिख करके भी कलम की ताकत से हम इस विषय को उठा सकते हैं? कि लिखने के बारे में कब सोचा? जब मुझे काम करते बहुत साल हो गए थे, तो 2008 में
मुझे लगा कि हम अभी भी पढ़ते हैं तो वेस्ट की किताबें ही पढ़ते हैं। वेस्ट में उन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा किया। उन्होंने हजारों हजारों औरतों से ये बात की कि वो मेकअप करती हैं तो क्यों करती हैं, वो कौन सी क्लास तक पढ़ती हैं, कब तक नहीं पढ़ती हैं। एक बेटी फ्राइडन की किताब आई थी द फेमिनिन मिस्टिक, तब उन्होंने ये देखा कि वो औरतें जो घर से बाहर निकल के बीए कर रही थी, एमए कर रही थी, एमबीबीएस कर रही थी, उन्होंने बीच में सब करना बंद कर दिया। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि जो पूंजीवाद का उभार जब हुआ तो औरतों को ये सिखाया गया कि तुम लोग अपना मेकअप करके और आराम से घर में बैठो, क्योंकि उनकी स्टडीज ये कह रही थी कि घर में बैठी हुई औरतें ज्यादा शॉपिंग करती हैं और ज्यादा चीजें बिकती हैं। उतनी गहरी और इतनी विस्तृत स्टडीज नहीं आई जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो हमें ये लगता है कि अपने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कुछ था ही नहीं, हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र और ये है। तो मुझे लगा कि 10-20 साल में जो चीजें मेरे साथ हैं मैं उसको लोगों के साथ शेयर करूं। और तो मैं एक तरफ ये देख रही थी कि साहित्य वाले अपने में मस्त थे और सामाजिक कार्यकर्ता अपना काम कर रहे थे, उनका काम बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो साहित्यकारों के बीच में भी हम अपना काम ले जाएं, जो लोग मैगजीन पढ़ते हैं वो भी देखें तो सही कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो उसमें जो हमने ये देखा कि कितने प्रतिशत औरतें ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी हिंसा का सामना किया है। 90% औरतें कह रही हैं कि उनको कभी ना कभी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। पढ़ी लिखी औरतें भी ये बात कह रही हैं। कितनी औरतें ये कहती हैं कि जो कमाती हैं उनका सारा धन उनकी घर में खर्च हो जाता है, उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये माना जाता है कि उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कौन कमाता है। ये बात हमने भी सर्वे किया था कि आप क्या कमाऊ आदमी कौन है, तो वो आदमी का नाम बता देती हैं। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बांग्लादेशी लेबर इतना सारा है, करीब 70,000 लोग इधर की तरफ रहते थे चंदन गांव में। उनमें हमने कुछ बच्चों को ले जाके स्टडी की थी। तो उनमें औरतें सवेरे सवेरे 4 बजे उठ जाती हैं, कूड़ा बीनती हैं, उसको फिर अलग अलग करती हैं और फिर अपने घर का खाना बनाती हैं, बच्चों को नहलाती धुलाती हैं, स्कूल भेजती हैं। और उनसे पूछा कि कमा के कौन लाता है, तो वो बोली आदमी। तो हम लोगों ने पूछा क्यों, तो वो जो कूड़ा जो बिकने लायक चीज होती है वो आदमी को दे देती है, आदमी उसको बेच के आता है तो वो पैसा लाता है। तो वो पैसा लाता है, काम सारा ये करती हैं और उसके बाद उस पैसे से वो लोग ड्रग का इंजेक्शन लगा के दोपहर से सो जाते हैं। तो आज भी 2/3 लेबर फोर्स जो है वो औरतों की ही है। ज्यादातर घर जो आप देखेंगे, जो आपके घरों में खाना बनाने के लिए आती हैं या झाड़ू पोछे के लिए आती हैं, उन महिलाओं से आप बात करिए तो आपको पता चलेगा कि उनका घर उन्हीं की कमाई से चल रहा है और आदमी जो कमाता है वो दारू में खत्म कर देता है। मुझे इस बात का अफसोस होता है कई बार कि इस विषय पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए था, इस पे कम, इस पे बहुत कम। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज की जो युवा हैं, लिखी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन उनका इस तरफ कोई रुझान ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को कि तुम अपने लिए अपने हक को समझो और उसके लिए आवाज उठाओ, आवाज बनो? मुझे लगता है कि जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ हम लोगों ने आज से 40 साल पहले काम शुरू किया था ना, दोबारा हम ही जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को जोड़ के उस काम को उसी ऊर्जा और उस उत्साह के साथ से दोबारा बड़े पैमाने पे शुरू करना पड़ेगा। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस जगह पे हम बैठे हैं, हमने एमए किया इसलिए क्योंकि हमारी माँ बीए थी, वो वहां पे थी कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके लिए किसी ने आंदोलन किया था। तो आपको ये परिवेश भी मिला। हाँ। लेकिन मैं लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम में से हर एक को ये भूलना नहीं चाहिए था कि हम उस समाज से आए हैं जहां पे विधवा की क्या स्थिति थी, कैसे सती हो जाती थी महिला और विधवा का जीवन कैसे था। आज भी हम देख सकते हैं वृंदावन में या बनारस में, आज भी अब मैं खुद भी उनका कई इंटरव्यू करके मेरे लेख है उनके बारे में, कैसा जीवन व्यतीत करती हैं। तो कैसे आज भी अगर किसी युवा महिला का पति का देहांत हो जाता है तो कैसे किसी भी बूढ़े से उसकी विवाह हो जाता है, विधवा लड़की को रीसेटल करना कितना मुश्किल होता है। इवन
जो विधवा नहीं उन्हीं को रीसेटल करना, क्योंकि दहेज एक इतनी बड़ी समस्या है कि किसी भी व्यक्ति की जितनी भी हैसियत है उससे 10-20 गुना खर्च करके विवाह कर रहे हैं। अब दहेज में कई कई लाख रुपए लोग मांगते थे, लोग शिकायत करने आते थे। हमारी संस्था का नाम ही है सुरक्षा दहेज मांग विरोधी संस्था। अब उस बारे में तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि ये माना जाएगा कि अगर आपके पास लड़की हुई थी तो आपने पैसे बचाए क्यों नहीं थे। विवाह के टाइम अतिशय खर्च करना, उस पैसे को लड़की की एजुकेशन पे ना लगाना। दूसरी बात ये कि लड़कियों को इतना असुरक्षित होना कि 4 लड़के मिलके एक लड़की को उठा के ले गए, 6 लड़कों ने मिलके एक लड़की को छेड़ा। तो जो ये वाली इक्वालिटी की बात जब तक हम मुझको लगता है क्लास 6 से शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये बात हमारे समाज के हर वर्ग को नहीं पहुंचेगी। गांव में अगर आप देखें तो जो विद्यालय हैं उनमें लड़कियों के भी विद्यालय हैं, 12वीं तक है, सब हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि 8वीं 9वीं के बाद, मैं बहुत घरों में जाती हूँ तो पता चलता है 8वीं 9वीं के बाद पढ़ के छोड़ दिया। तो उनसे बहुत देर तक पूछो तब वो लगता है कि उनको, क्योंकि चौराहे पे जिस तरीके के लोग खड़े रहते हैं उनके डर से वो नहीं जाती, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो सरकार को करनी है कि बेरोजगारी इतनी अधिक है कि लोगों को लगता है कि पढ़ भी लेंगे तो भी रोजगार तो मिलेगा नहीं, तो हम क्यों पढ़ें या आगे क्यों बढ़ें। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब कुछ दिनों से ये भी हो गया है कि पहले तो लोग जगह जगह हम देखते थे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो भी नहीं दिखाई देता। कि समाज अपनी समस्याओं को लेके आगे बढ़े और कहे, सिर्फ राम नाम जपने से काम नहीं होगा। समाज की समस्या ये है कि लड़कियां भी आगे बढ़ें, लड़के भी आगे बढ़ें, रोजगार हो, सबको रोजगार मिले, वो लोग उस पैसे को घर लाएं, उनको कैसे खर्च करना है इसके बारे में सोचें, कैसे वो नई से नई चीजें कर सकती हैं। अब जैसे आप देखिए खेलना है, आपने कितनी लड़कियों को खेलते देखा, कहीं पे खेल के मैदान नहीं है, लड़कियां खेलने के लिए कहीं खड़ी हो जाएंगी तो क्या वो सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि जितना ही वो आगे बढ़ेंगी, जितना ही वो खेलती दिखाई देंगी, जितना ही वो काम करती दिखाई देंगी, जितना ही वो कार्यस्थल पे दिखाई देंगी, उतना ही वो सुरक्षित होती चली जाएंगी। जैसे आप देखिए बैंक्स में जाइए, कहीं कहीं रूरल बैंक्स में भी जाइए जहां औरतें होती हैं, वहां औरतें खाता खुलाने में अपने को सक्षम और ज्यादा उत्साहित महसूस करती हैं कि वहां लेडीज भी हैं। मुझे लगता है दोनों ही पक्षों को समझना है। जिस तरह से वक्त जिस हालात में बदल रहा है और जितनी तेजी से बदल रहा है, तो लड़कियों को ये समझ अपने अंदर और भी विकसित करनी होगी कि वो कमजोर नहीं है, कमजोर, और अपने हक को भी समझे, लॉ पढ़ें, अपने हक को समझें और आगे बढ़ें। क्योंकि संविधान में लिखी गई बातों को बहुत से लोग समझते ही नहीं है। संविधान में तो सब समानता की बात कही गई जी, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम समान नहीं हैं, ना जात में समान है, ना लिंग के आधार पर समान है। तो वो चीज इम्बाइब करनी कि हमारे अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है, उतना ही काम हम कर सकते हैं। अभी मैं हमारा जो परामर्श केंद्र है, कल ही मैं देख रही थी, एक हम लोग केस की पूरी फाइल बनाते हैं और उनको क्या कैसे उसको सॉल्व किया गया ये भी डॉक्यूमेंट भी करते हैं। अब जितनी बातें हो रही होती है ये देखने की चीज है, वहां भी कभी आके देखिए कि जो बात औरतें अपने मुंह से कह रही होती हैं तब पता चलता है कि कैसी छोटी छोटी बातों पे ये कहा कि बहू है तो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तो देखा क्यों नहीं निकलेगी, तो तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हारा आदमी दफ्तर चला जाता है तो तुम घर में रहो। कितनी ही औरतें हैं जो घर के बाहर ही नहीं निकली। एक लड़की से बात हुई, उसने अपना घर बाहर से कैसा दिखाई देता है वो उसको पता ही नहीं है। कितना दुखद है, कितना दुखद है ना। अच्छा, जितनी भी महिलाएं शिकायत लेके आई उनका ये कहना है कि हमारा शादी हुई थी और ये कहा था कि पति ये काम करता है, वो कमाने के लिए चला गया और छोड़ के चला गया, अब हम अपने घर में रह रहे हैं और अपने भाई और भाभी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ना तो वो अपने पांव पे खड़ी हो पाई, तो क्योंकि ये माना गया कि इनको सेटल करने का तरीका है कि इनकी शादी कर दी जाए। एक तो बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अभी बात के बीच में मुझे ध्यान आई कि हम लोग सेटल करने का मतलब समझते हैं कि लड़के की नौकरी लग जाए और लड़की की शादी हो जाए। इसको सेटल नहीं माना जाना चाहिए।
सेटल माना जाना चाहिए कि लड़की लड़की अपने भी पाँव पर खड़ी अपने हो जाए। पाँव पे खड़े जी। हो, 4 पैसे कमाने लगे जी। और सिर्फ पैसे ही ना कमाने लगे, अपने घर से बाहर भी निकलने लगे। तो जैसे होता है ना कि वो कहते हैं कि दीदी हमारी बीवी को कोई काम बता दीजिए जो घर बैठे ही ये पैसे कमा सकें। तो मैं ये मानती हूँ कि घर बैठे पैसे कमाने से अच्छा है घर से बाहर निकलो, पैसे कमाओ चाहे ना कमाओ। आप घर से बाहर निकलती हैं, टेम्पो में कैसे बैठना है, रिक्शा कैसे करना है, बस से कैसे जाना है, अस्पताल कैसे जाना है, पर्चा कैसे बनवाना है, डॉक्टर को अपना हाल कैसे बताना है, ये सारी चीजें भी इतनी जरूरी हैं। तो एक और जहां बड़ी बड़ी सर्जन हो गई हैं औरतें, वहीं ऐसी औरतें हैं जो डॉक्टर के पास दिखाने जाती हैं और यही नहीं बता पाती कि उन्हें तकलीफ क्या है। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि विद्यालय खोल देना, अस्पताल खोल देना, सड़क बना देना और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाना और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में 100 करोड़ और 200 करोड़ और 10,000 करोड़ की बातें करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे आम आदमी और आम औरत के जीवन में क्या कोई भी सशक्तिकरण हुआ है? क्या हमारे घर में आज भी जब किसी के भी घर में बेटी होती है तो उसका मुंह इतना सा कैसे हो जाता है? सोच नहीं बदली है। क्यों उनका मुंह उतर जाता है? कैसा समाज है हमारा? तो जो बेसिक चीज है, जो बेसिक है, उस पे हमारे यहाँ बहुत कम काम हो रहा है। और मैं ये बात कहूंगी, जब हम लोगों की संस्था बनी थी तभी और भी बहुत सारी संस्थाएं भी बनी थी, महिला समाख्या थी, उसके विभिन्न समूह थे और भी, और धीरे धीरे उन सब ने अपना काम खत्म कर दिया, वाइंड अप हो गई। हम क्योंकि अपने हृदय से हम लोग और हमारा समूह मानता है कि काम बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग इस काम को कर ही रहे हैं। आज भी आप अखबार खोल के देखिए, ब्राह्मण पुरुष के लिए ब्राह्मण लड़की चाहिए, और कायस्थ के लिए कायस्थ चाहिए, ठाकुर के लिए ठाकुर चाहिए, और फलाने उसके अंदर भी भेदभाव। तो शादी जात देख के हो रही है, धन देख के हो रही है, और उसके बाद अगर आपको लड़का लड़की साथ बात करते दिखाई दे जाए तो आप ये कहेंगे कि ये लोग भ्रष्ट हैं। हाँ। है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि जब हम ये देख चुके हैं कि बहुत पहराने की बात अलग है, जब बहुत पुराने जमाने के जब कोई एजुकेटेड नहीं होता था, जब आपके लड़की एजुकेटेड है और उसने एमबीबीएस कर लिया, लड़के ने एमबीबीएस कर लिया या एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, उसके बाद क्या उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वो ये सोच सके कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी या मैं उस लड़की से शादी करूंगी? तो अगर वो कहते हैं तो हम कहते हैं हम आपको नहीं करने देंगे। मैं ये देखती हूँ, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो डिस्प्यूट्स आते हैं, तो एक दिन मैं ये देख रही थी कि ये किन के आते हैं। तो अगर उनमें 100 में से 98% अरेंज्ड मैरिजेस ही हैं, तो अगर हम कहीं वर्कशॉप करने जाएं और जैसे पुलिस ऑफिसर्स की गोष्ठी करी या डॉक्टर्स की करी, इंजीनियर्स की करी, ऑफिसर्स की करी, प्रोफेसर्स की, एजुकेटेड लोगों की करी, और उनमें हम ये पूछते हैं कि भाई लव मैरिज अच्छी होती है कि अरेंज मैरिज, अगर हम ये सवाल पूछें तो वो लोग सब असमंजस में पड़ जाते हैं। और कोई भी जना खड़े होकर ये नहीं कहता है कि नहीं, शादी तो अपनी मर्जी से ही करनी चाहिए। इस तरीके की हम लोगों की बुद्धि बन गई, ऐसी बन गई है। तो जिसके साथ आपको जीवन गुजारना है उसको आप सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के उसकी आप शक्ल देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप शक्ल भी नहीं देखे होते हैं। तो आपने जिसकी शक्ल भी नहीं देखी होती है उसके साथ आपको जीवन काटना है, उसके बाद कैसे एडजस्ट करेंगे? आदमी का जीवन तो इस तरह कट जाता है क्योंकि वो घर से बाहर चला जाता है काम करने के लिए और उसका 8-10 घंटे बाहर व्यतीत हो जाते हैं। औरतें कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, वो जानती ही नहीं कि उनका सोच कैसा है। तो मुझे ये वाली बात भी लगती है बार बार कि हम लोग इतनी आज़ादी दें, लड़के लड़कियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो एक दूसरे से मिलें, और इस बात के लिए सचेत भी करें कि उनको एक बाउंड्री लाइन बना के रखनी है, क्योंकि ये पारंपरिक सोसाइटी है कि आप शादी से पहले एक सीमा के आगे नहीं बढ़ेंगे। आप एक दूसरे को जानेंगे, दोस्ती रखेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और फिर विवाह कर लेंगे।
अगर आपको लगता है कि विवाह आपको करना ही है, तो शादी तो आपने इस आधार पे कर ली कि वो आपने जात पात देख ली और दान दहेज देख लिया, और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी एक बहुत कंपैटिबल रिलेशनशिप बनी रहे। ज्यादातर जो मैं देखती हूँ कि जो परिवार चल रहा है ना, लोग कहते हैं नहीं नहीं देखिए इंडिया में परिवार चल रहा है, बाकी जगह तो टूट रहा है। तो ये जो चल रहा है ये सिर्फ औरत की चुप्पी और औरत के त्याग की वजह से चल रहा है। औरत अपने आप को बिल्कुल ओम नमो स्वाहा कर देती है जिस दिन से उसकी शादी हो जाती है कि अब यही मेरी जीवन है। जिस दिन वो आवाज उठाना शुरू कर देती है तो उनके घर में खटपट होने शुरू हो जाती है। फिर अगर हस्बैंड अच्छा हो, ठीक हो, तो वो धीरे धीरे किसी नतीजे पे पहुंच के आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस चीज की बहुत जरूरत है। मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि, और मैं वर्किंग विमेन को इस बात के लिए बहुत प्रेरित भी करती हूँ, और वो बहुत कम प्रेरित होती हैं इस बात से, कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनको गृहस्थियों के बीच जाके ये बताना चाहिए कि कैसे वो कमा भी रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं, अपनी गृहस्थी भी चला रही हैं। कैसे उनको ये बताना चाहिए कि आप अपने लड़के और लड़कियों को एक सा पालें कि वो लोग आगे जीवन को एक तरह से जीने की कोशिश करें। एक जो कॉन्सेप्ट है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या हम अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग ये सब कर पा रहे हैं, है ना। तो वो अगर, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 50% पॉपुलेशन अभी बिल्कुल जीरो पे है, जिसकी प्रतिभा का उपयोग किया जाना बाकी है। जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जब मैं ये वाली बातें कर रही होती हूँ तो वह कार्यशाला के अंत में कोई ना कोई आदमी या कोई औरत भी, जो कि मुझे सुन के बहुत दुख होता है, मैडम क्या आप ये नहीं सोचती कि औरत ही औरत की दुश्मन है? क्या औरत ही औरत को प्रताड़ित करती है? ये वाला सवाल होता है, जरूर आ जाता है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन है। सच बात है कि आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि आपने एक हाउस को बिल्कुल हाउस ऑफ बर्नाडा बना दिया। आदमी आदमी चले गए, घर में औरतें रह गईं। जिनके पास 2 बर्तन हैं, दाल चावल है, तवा चकला परात है, और आटा मांड के रोटी बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ और बैठो। उसमें वो एक दूसरे से, उनके पास वो, आपने उनसे वो आसमान ही छीन लिया जहां से पे वो उड़ सकती थी। आपने उनसे वो कार्यक्षेत्र ही छीन लिया जहां पे वो निकल के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती थी। तो वही भाई है जिस भाई पे भाभी का भी कब्जा है, वही भाई है जिस पे बहन का भी कब्जा है, वही भाई है जिस पे माँ का भी कब्जा है। तो उसको प्लीज करने के लिए सब लोग लग गए, और इसलिए ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे से compete करती रहती हैं, है ना। तो सच बात यह है कि अगर हम व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में माने, इसलिए नहीं कि क्योंकि वो आपकी माँ, बहन, बेटी और पत्नी है, इसलिए क्योंकि वो भी आपकी सहकर्मी है, या वो भी एक उतनी ही सक्षम, उतनी ही समर्थ, उतनी ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जितने आप हैं। तो इसलिए उनको भी वही जगह मिलनी चाहिए जो पुरुषों को मिलनी चाहिए। तो जो समकक्ष समाज है वो एक बहुत ही बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं समकक्ष समाज ही समर्थ समाज है, जिसमें सबके सामर्थ्य का फायदा पूरे समाज को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत गूढ़ बात कही है। बस लोगों को ये समझना है कि हम पुरुष और स्त्री होकर के कुछ अलग नहीं है, हमारा अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। अगर हम स्वयं से चाहें तो हम आगे हिम्मत जुटा करके स्त्रियां भी आगे बढ़ सकती हैं और अपने हक को हासिल कर सकती हैं। तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और वो महिलाएं जो अपने घरों में रहती हैं और घूंघट में रहती हैं, अपने हक और अधिकार को नहीं जानती हैं, वो भी इस वीडियो को देखेंगी और जरूर हमारे साथ, शालिनी जी के साथ जुड़ना चाहेंगी और सुरक्षा संस्था से जुड़ेंगी। हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।